हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के में डायरेक्टर डॉक्टर अनूप कुमार जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने मतदान किया और इनके क्या मुद्दे रहे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मैंने मतदान किया है और मेरा जो मानना है इलेक्शन को लेके, ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में जो ग्राम प्रौद्योगिकी है, जैसे जो परंपरागत व्यवसाय हैं उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये परंपरागत व्यवसाय एक तरह से विलुप्त हो रहे हैं। अगर इनको प्रशिक्षण देके अगर उत्कृष्ट बनाया जाए तो जहाँ ग्रामीण अंचल के लोग रोज़गार पाएंगे, आर्थिक समृद्धि होगी और सामाजिक उत्थान तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो हमारे युवाओं का गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक जाएगा। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो शहरों पर अतिरिक्त भार जा रहा है, हम ढेर सारे गांव के लोग वहां पहुंच रहे हैं, युवा हमारे पहुंच रहे हैं, तो वो गांव पर अतिरिक्त लोड है, वो भी बचेगा। तो इलेक्शन तो हो रहा है, इसके जो लक्ष्य हैं हमारे हिसाब से, जो हमारे समाज को जो चाहिए वो यही है कि ग्रामीण अंचल को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण दिया। अच्छा, इसके बाद जैसे कौशल विकास योजना है ये चल रही है, उसी का हिस्सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रामीण अंचल में जो परंपरागत व्यवसाय हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। तो मुझे लगता है कि गांव और विकसित होंगे, और गांव चूँकि 80% गाँव ही है हमारा, अगर गांव विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। युवा आजकल जैसा आप देख रहे हैं बेरोजगारी का शिकार भी हो रहे हैं ज़्यादातर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, ये बेरोजगारी का ही ऑप्शन है। अगर हम इस तरह से जो ग्राम प्रौद्योगिकी है उस पर ध्यान देंगे तो हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो हुनरमंद होंगे, और हुनरमंद होने के बाद अपना व्यवसाय करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनसे वो लाभान्वित हो सकेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और अपने साथ साथ वो 10-12 को और आगे बढ़ाएंगे। बेरोजगारी इसी तरह से कम होगी, और जो सरकारी पद हैं वो तो बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हुनरमंद युवाओं को सामने लाना है। अच्छा, शिक्षा में सुधार को लेके आपके पास कोई ऐसी बात है या रणनीति है आप जो आपको लगता है कि सरकारें इस पर और काम कर सकती हैं? देखिए, शिक्षा में सुधार तो अभी नई शिक्षा नीति अभी शुरू की गई है, और उसमें गवर्नमेंट ने सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नई शिक्षा नीति को लागू किया है, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, इसी सेशन से शुरू हुआ है। अभी तो ठीक से बच्चे और जो शिक्षक हैं वो भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पाए हैं। लेकिन सुधार की गुंजाइश है। नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें हैं आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन वो तो अगर एक सेशन निकलेगा 3 साल तभी कुछ सामने बातें आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है, इन दिनों बहुत इस पर चर्चा हुई, शिक्षा विभाग में जो नौकरियां रिक्त हैं उसको लेके, और भी तमाम विभागों में नौकरियां रिक्त हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है सरकारों की? क्यों ये सब फिल नहीं हो पा रहा है? मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पर लगभग 800 पद प्रोफेसर्स के खाली। तो जस्टिस अरुण टंडन ने शायद इस पर एक ऑर्डर भी किया था कि क्यों ना इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाए। उसके बाद भी अभी तक वैकेंट हैं, हमें लगता है 4-5 साल हो गया उसके बाद। तो कहीं ना कहीं तो ये ढीलापन है ही है। विज्ञापन हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कहीं पे सिलेक्शन हो रहे हैं तो स्टे हो जा रहे हैं, और उसमें ढेर सारे मुद्दे हैं, उनको डिस्कस करना संभव नहीं है। कुछ कदम जैसे उच्च शिक्षा चयन आयोग है, अभी आपके इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के जो एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं उनका सिलेक्शन करता है। अभी प्रिंसिपल का सिलेक्शन किया था, लगभग 300 प्रिंसिपल्स का। तो सब मामले कोर्ट में।
तो टेक्निकली कहीं ना कहीं हम लोग फॉल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रुक रहे हैं, स्टे हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कहीं पे कोई विवादों की डर से करना नहीं चाह रहा है। तो अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी दिक्कत नहीं, इसलिए वो अपना सिलेक्शन करती जा रही हैं रुक रुक के। लेकिन ये पूरे यूपी के जो एडेड कॉलेज हैं, इनका सिलेक्शन अभी हुआ था, तो उसमें विवाद बहुत हैं, कोर्ट में जानी चाहिए। तो ये कई दिक्कतें हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और ये संस्थाएं नुकसान उठा रही हैं, बच्चों का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई के लिए पूरे टीचर नहीं है, और नई शिक्षा नीति में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो नहीं है, लेकिन लागू हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। अच्छा, रोज़गार को लेके जो आजकल अभी आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जाते हैं, जो युवा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि सिक्योरिटी नहीं है, हम पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे, जॉब मिले या ना मिले। तो उन लोगों को कैसे आप लोग टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, या किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए, हम लोग उनको जो सिलेबस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग तो हम उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन के लिए की तैयारी करें, उसके लिए अलग से हम लोग गाइड करते हैं, कि जिसकी वजह से वो अपनी कंपटीशन की पढ़ाई कर सकें, और कहीं ना कहीं जो जिस योग्य हों वो उनका सिलेक्शन हो जाए। और बाकी जो अभी आपसे डिस्कस हुआ है, हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, गांव के गांव 11 गांव भी हमने अडॉप्ट किए हैं, वहाँ के जितने युवा हैं उनको हम ट्रेंड कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हों, हुनरमंद हों। किसानों के लिए हमने कई प्रोग्राम्स रखे, उन्हें प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से हमें रासायनिक खाद से बचना चाहिए, उसके विकल्प क्या हैं, पेस्टिसाइड्स से कैसे बचना चाहिए, उसके विकल्प क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, तो किस तरह का पानी हमें पीना चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मृदा परीक्षण, जल परीक्षण के साथ हमें किस तरह से फसल उगाना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं, तो हम दोनों लेके चल रहे हैं। जो हमारे गांव के युवा हैं उनको उनके हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि वो हुनरमंद हों, और जो हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं, उनको हम सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन में किस तरफ उनका झुकाव है उनको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने कृषि की बात की, तो चलते चलते मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। किसान की आवाज़ हमारा चैनल भी है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स किसान भी हैं जो पूरे देश से हैं। तो किसान कृषि जो है आज उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी आपने देखा होगा 13 महीने किसान आंदोलन पे थे, और भी तमाम मुद्दे हैं। उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रोडक्शन जी भाई। जिसके पास जितना खेत है उसमें वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले। कैसा प्रोडक्शन ले? एक तो जैसे नकदी फसल है, उसमें आपका गन्ना और फसल, सब्जी वब्जी, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन प्रोडक्शन कैसे होगा? जब हम वैज्ञानिक कृषि करेंगे। वैज्ञानिक कृषि कहीं तो जाती है, ढेर सारे ये इस टाइप के फेयर लगते हैं, ढेर सारे उपकरण दिखाए जाते हैं, लेकिन किस तरह से उसको व्यवहार में लाया जाए, किसानों तक वो पहुँचे। अब विश्वविद्यालय और जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे जो रिसर्च हो रही हैं, जो फाइंडिंग्स हो रही हैं, जो नॉलेज निकाले जा रहे हैं लैब से, वो किस तरह से गाँवों तक लाए जाएं। एक है नहीं, लैब टू लैंड। लैब में जो चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, हम अपने किसानों, क्योंकि किसान तो हमसे नहीं जुड़े हैं विश्वविद्यालय से, हम उनको एक्सटेंशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं और किसानों को व्यवहारिक रूप से वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रेरित किया जाए, उत्साहित किया जाए।